हेलो दोस्तों, मैं नीरज आरडीएस हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी पिछली क्लास का विषय जो था वो था नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के विषय में भी हमने चर्चा कर ली थी। और आज का हमारा विषय है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी चर्चा मौलिक कर्तव्य की करनी है। पूरे मौलिक कर्तव्य आप लोगों को पढ़ लेने हैं। जो मेन चीज़ है उस पर चर्चा करेंगे कि मौलिक कर्तव्य किसने दिया और मौलिक कर्तव्य जो हैं उस कौन सी समिति की अनुशंसा पर वो जोड़े गए, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कौन सी समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मैंने जब आप लोगों को मौलिक अधिकार पढ़ाए थे और नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि मौलिक अधिकार जो है एक संकुचित अवधारणा है और किसी देश की सीमा के अंदर बंधे हुए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया था मैंने कि ये राज्य की कल्याणकारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं और ये बाध्ययोग नहीं है। जबकि मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हमें स्वतः प्रदान कर दिए जाते हैं और मौलिक कर्तव्य हमारी ड्यूटीज़ हैं जिनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। बल्कि आज के समय में हम मौलिक कर्तव्यों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना ध्यान हम मौलिक अधिकार पर देते हैं। हम अपने अधिकारों को ज़्यादा ध्यान देते हैं और मौलिक कर्तव्यों की चर्चा तक नहीं करते हैं। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य हमारे कौन से हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़े गए हैं। वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में जो है एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये याद रखेंगे। जो हमारा मूल संविधान है, जो इससे पहले हमारा जो संविधान का 60 से 70% भाग है, अधिकांश भाग है, लगभग 250 अनुच्छेद हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिया गया है। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। कितने जोड़े गए हैं? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। जैसे आप लोगों ने पहला मूल कर्तव्य सुना होगा, क्या है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, संस्थाओं और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इनकी पालन करने की ज़रूरत है। क्योंकि मौलिक अधिकार, जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो उसके विषय में कोई चर्चा तक नहीं करता। तो इन मौलिक कर्तव्यों को भी बहुत महत्व देना है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है। और जो 86वां संविधान संशोधन 2002 बना, ये जो 86वां संविधान 2002 है, ये एम वेंकटचलैया समिति की सिफारिश पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। इसके लिए संविधान समीक्षा आयोग 2000 में बना और संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश पर एम वेंकटचलैया समिति बनाई गई और एम वेंकटचलैया समिति की अनुशंसा पर क्या बना? 11वां मूल कर्तव्य बना। और 11 मूल कर्तव्य जो है क्या बताता है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। मैंने आप लोगों को नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 की चर्चा जब की थी तो बताया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो वही है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा जो बेस होता है उसकी बहुत आवश्यकता है। अगर प्राथमिक शिक्षा किसी व्यक्ति को नहीं दी गई तो उसकी नींव खड़ी नहीं हो सकती। फिर देखते हैं जो पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन 1976 है, वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो मिनी संविधान कहलाता है, मिनी संविधान, तो वो जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही जोड़ा गया है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे JS वर्मा समिति का संबंध किससे है, तो मौलिक कर्तव्य से। आप क्या बताएंगे? मौलिक कर्तव्य से है। ठीक है। और ये पूरे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आप लोगों को पढ़ लेने हैं। ठीक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी मौलिक कर्तव्य के विषय में जो आपको याद रखना है कि कौन सी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए और 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और कौन सी समिति? एम वेंकटचलैया समिति की अनुशंसा पर। अब हमारा आज का विषय है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति 52 से अनुच्छेद 52 से 61 तक पढ़ना है। इसके बाद हम इसकी जो महत्वपूर्ण
शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिक शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, इनके विषय में अलग से चर्चा करेंगे। महाभियोग क्या है, इसके विषय में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो इसका निर्वाचक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान गुप्त मतदान पद्धति, उसके जो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति, उसके विषय में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि ये पद्धति कैसे होती है। एक सांसद का मत, एक राज्य जो संसद होता है उसका मत मूल्य कितना होता है, एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, इसके विषय में क्या करेंगे, अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज हमें इनके अनुच्छेदों के विषय में चर्चा करनी है कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से 61। तो शासन व्यवस्था क्या है। जब हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो शासन व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे देशों में हमने देखा कि प्रेसिडेंट क्या है, एक ही कार्यपालिका है, और कई जगह हमने देखा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है, अर्थात संसदीय व्यवस्था है। तो जहाँ संघात्मक व्यवस्था है, अर्थात एक ही कार्यपालिका है, तो उसमें संपूर्ण शक्तियाँ क्या हो जाती हैं, केंद्रीकृत हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कार्यपालिका जो है दो भागों में विभाजित है। एक है वास्तविक कार्यपालिका और एक है नाम मात्र की कार्यपालिका। जो वास्तविक कार्यपालिका है वो है मंत्रिपरिषद। कौन है, मंत्रिपरिषद। और हमें पता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राष्ट्रपति के सारे निर्णय होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर और प्रधानमंत्री की सलाह पर किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या कहलाते हैं, वास्तविक कार्यपालिका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वास्तविक कार्यपालिका। जबकि अमेरिका में इसके उलट है, सभी शक्तियाँ प्रेसिडेंट को प्रदान की गई हैं, क्योंकि वहाँ कार्यपालिका दो भागों में विभाजित नहीं है। दूसरा देखते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। अब आपको पता चल गया होगा कि नाम मात्र की कार्यपालिका जो है कौन सी होगी। तो नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वो कौन सी होगी, राष्ट्रपति होगा, क्योंकि जो शक्तियां हैं उनका उपयोग वो अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करता है, अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह पर, परामर्श पर करता है। तो देखते हैं अनुच्छेद 52। कौन सा, अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सीधा सीधा है, जो क्या होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रथम नागरिक कहलाता है। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, अर्थात संविधान की रक्षा का उत्तरदायित्व जरूर सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन संवैधानिक प्रधान है वो कौन है, वो है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अनुच्छेद 53 देखते हैं। संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। सीधा सीधा सिद्धांत है, जो सारी शक्तियां हैं उसमें किस में निहित हैं, राष्ट्रपति के पास निहित है, लेकिन इसका उपयोग अधीनस्थ अधिकारियों के परामर्श पर करता है, स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। इसीलिए तो इसे नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत कहा गया है, क्योंकि ये स्वयं निर्णय नहीं ले सकता, इसे परामर्श लेने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ में स्वयं निर्णय ले ले और स्वयं उसे पारित कर दे, जी नहीं। इसे क्या करेंगे, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री से क्या लेना होगा, परामर्श लेना होगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसे लागू करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे, कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास निहित जरूर होती हैं, लेकिन नाम मात्र के समान होती हैं, लेकिन जो अधीनस्थ अधिकारियों के परामर्श पर इसका उपयोग करता है, जो इसके मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, उसकी सलाह पर इसका प्रयोग करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहीं में है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है जो वो अनुच्छेद 54 में है। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो यहाँ निर्वाचक मंडल सिर्फ आपको अनुच्छेद बताया गया, तो इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें क्या होता है। ये तो हमें पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, यहाँ चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। कौन, पहला का याद रखना है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। अब संसद के में कौन से सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। ऐसा नहीं कि आप लोग पूरे मनोनीत सदस्य भी जोड़ दें। यहाँ ध्यान से याद रख लेना है कि निर्वाचक मंडल अलग है और निर्वाचन पद्धति अलग है। निर्वाचक मंडल जो है अनुच्छेद 54 में है और निर्वाचक
पद्धति जो है निर्वाचन वो अनुच्छेद 55 में है। और ठीक है, याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, पहला है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, अर्थात इसमें लोकसभा भी आएगी और राज्यसभा भी आएगी, उच्च सदन भी आएगा और निम्न सदन भी आएगा। अब जो उच्च सदन है, ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, जो 12 सदस्य हों वो इसमें भाग नहीं लेंगे, जो 12 सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे। अब कितने बचे, 233 सदस्य, कितने, 233 सदस्य। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, वो 233 हैं, वही भाग लेंगे इसमें, कितने, 233 सदस्य भाग लेंगे। अब लोकसभा में भी इसके भाग लेंगे, क्योंकि संसद के निर्वाचित सदस्य हैं तो लोकसभा के सदस्य होंगे। तो 545 सदस्यों में 2 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेंगे, और जो 543 सदस्य हैं लोकसभा के वो भाग लेंगे। समझ में आ गया कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, बल्कि मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। कारण क्या है कि मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं? तो कारण ये है सिर्फ इसका, क्योंकि राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति इन्हें क्या करता है, नियुक्त करता है। ठीक है, अनुच्छेद 332 आपने पढ़ा होगा कि है ना, लोकसभा में आंग्ल भारतीय का चुनाव और 12 सदस्यों का मनोनयन आपने सुना होगा, 118(3), ठीक है, या 118 का ऐसे कुछ है। तो उसमें आपने 12 सदस्यों के मनोनयन का देखा होगा कि 4 जो भाग होते हैं उनके अंतर्गत साहित्य, समाज सेवा, कला, ऐसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। तो ये जो मनोनीत सदस्य हैं उनका जो चुनाव है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति क्या करता है, इन्हें मनोनीत करता है। अगर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी वोट करने लगे तो हितों के टकराव का मामला हो जाएगा। अर्थात आप उदाहरण के लिए आप ऐसा समझिए कि जिस व्यक्ति को आप क्या करते हैं, खिलाते पिलाते हैं और उसका पूरा खर्चा उठाते हैं, और बाद में जब आपका क्या कोई विवाद होता है तो वो आपके पक्ष में सीधे सीधे बोलेगा। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि ये हितों का टकराव का मामला है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इन्हें क्या करता है, मनोनीत करता है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 55 अनुच्छेद, और इसमें कौन सी भाग लेते हैं और थोड़ा देखते हैं निर्वाचन मंडल में और कौन भाग लेता है। तो निर्वाचन मंडल में 29 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। 29 राज्यों की कौन, विधानसभा के सदस्य, जबकि बल्कि कौन भाग नहीं लेगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, अब विधान परिषद की संख्या 7 है, सब राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं, इसलिए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। लेकिन 2 विधान परिषद है, दिल्ली और पांडिचेरी, इसकी विधानसभाओं के सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। कौन, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य क्या करेंगे, इसमें भाग लेंगे। ठीक है, क्यों, कौन से संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। कौन से संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब याद रखेंगे, एक बार और रिवीजन करते हैं। निर्वाचक मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, पहला कौन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। और कौन भाग लेगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। फिर सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। फिर विधान परिषदें सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। 2 राज्यों, 2 मतलब विधान परिषदों, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी के इन शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेंगे 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, इतना याद रखना है आपको निर्वाचन मंडल में। आगे चलते हैं, निर्वाचन पद्धति के विषय में चर्चा करते हैं। तो निर्वाचन पद्धति मैंने बताई है आपको, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। गुप्त याद रखेंगे, क्या करेंगे, गुप्त, क्योंकि इसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अब एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के लिए मैं अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति क्या है। इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में ये सब कर देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, घंटे 1.5 घंटे का हो जाएगा। इसलिए इसके लिए मैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एकल संक्रमणीय का अर्थ क्या है। एकल संक्रमणीय का अर्थ होता है एक ऐसा चुनाव जिसमें मतदाता वरीयता क्रम में मत देता है।
वरीयता क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। एकल संक्रमणी का अर्थ याद रखेंगे, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, वरीयता क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में मत देता है। और अनुपातिक का अर्थ समझ लेंगे, अर्थात निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। तो सीधा सीधा इसका अर्थ समझेंगे कि वो व्यक्ति इसमें नहीं जीतता है जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है, इसमें वो व्यक्ति जीतता है जो निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाता उसका मत हस्तांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है, आगे वाले में जुड़ जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणी का अर्थ समझ में आ गया होगा। एक ऐसा चुनाव जिसमें मतदाता वरीयता क्रम में मत देता है। और अनुपातिक का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, निश्चित कोटा प्राप्त करना। ठीक है, इसके विषय में अगला वीडियो में बनाऊंगा कल। ठीक है, कि एकल संक्रमणी पद्धति क्या है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 56, इसमें क्या कहते हैं, कार्यकाल की बात की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। अब कहते हैं यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उस पर महाभियोग प्रक्रिया लागू हो जाए, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जाए, या इस्तीफा देने पर चुनाव 6 माह में कराने पड़ेंगे। कितने माह में कराने पड़ेंगे, 6 माह। पेन कॉपी लेके बैठेंगे, बिल्कुल नोट करते जाएंगे। जो चीज़ें अलग से बताता जा रहा हूँ वो चीज़ें ज़रूर नोट करते जाएंगे, जो चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं। ठीक है, और ये जो चुनाव होगा वो शेष अवधि के लिए नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि अगर 2.5-3 साल में चुनाव क्या हो गए, महाभियोग लगा दिया गया, मृत्यु होगी राष्ट्रपति की, तो ये 2 साल के लिए राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा, बल्कि पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। तो पूर्ण अवधि के लिए होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और जब तक, यहाँ एक चीज़ और याद रखेंगे कि जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बनता है तब तक उपराष्ट्रपति ही इसके पद को संभालता है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 57, कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति बनने की कोई लिमिट नहीं है। आप 4 बार, 5 बार, 6 बार, सब कितनी बार भी व्यक्ति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति, जबकि उपराष्ट्रपति के विषय में किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति कितनी बार भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। इसके विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है। और लेकिन अनुच्छेद 57 बताता है कि कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 58 में, जिसमें क्या की गई है, योग्यता बताई गई है। क्या बताई गई है, योग्यता कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सी योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है क्या हो, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा अर्थात निम्न सदन, लोकसभा किससे जुड़ा सदस्य है, जनता से जुड़ा सदन है, इसलिए इसे लोकसभा कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और लाभ के पद पर रहते हुए कोई लाभ का पद धारण ना करे, अर्थात लाभ के पद पर ना हो। ये 4 योग्यताएं सबसे पहले आपको याद रखनी है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या बताती है। ठीक है, और थोड़ा सा ये देखेंगे लाभ का पद क्या होता है। ठीक है, लाभ का पद, अभी तक आप लोगों ने सुना भर होगा कि लाभ का पद लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद का अर्थ क्या है ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लाभ के पद का अर्थ है कि राष्ट्रपति जो होता है या उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यपाल होता है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई मंत्री, यदि ये पद पर हैं तो वह लाभ का पद नहीं होगा। बाकी जो भी इसके अलावा सदस्य होंगे वो लाभ के पद के अंतर्गत आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सभी मंत्री, ये सभी लाभ के पद पर के अंतर्गत नहीं आते, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे में कहा गया है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या बताता है, अनुच्छेद 60 चर्चा कर रहा है, अनुच्छेद 60 चर्चा करता है शपथ की। किसकी, शपथ। तो ये शपथ जो विषय में बता रहा है शपथ, तो इसे शपथ कौन दिलाता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। CGI, सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे शपथ दिलाते हैं। अगर ये नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा वो शपथ दिलाएगा।
और किस चीज़ की शपथ लेता है राष्ट्रपति? तो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं और लोगों की कल्याण की शपथ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति किस चीज़ की शपथ लेता है, तो आप सीधे सीधे चर्चा करेंगे कि किसकी? संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा याद रखना है कि राष्ट्रपति को अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा 25 जुलाई को शपथ दिलाई जाती है। तो 25 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था? तो 25 जुलाई 1970 की घटना आपको बताता हूँ कि 25 जुलाई 1970 को नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, उनके बाद से जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है अधिकांश कब दिलाई जाती है? 25 जुलाई को दिलाई जाती है। कब दिलाई जाती है? 25 जुलाई को। 25 जुलाई 1970 की घटना है। नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, याद रखेंगे। अब चलते हैं अनुच्छेद 61 पर। लास्ट अनुच्छेद है महाभियोग। अब महाभियोग की घटना अगर मैं आप लोगों को पूरी बताता हूँ तो कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। महाभियोग की चर्चा आपको थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूँ कि महाभियोग क्या है। अनुच्छेद 61 में है, ये याद रखेंगे। अनुच्छेद कौन सा? 61 महाभियोग के अंतर्गत आता है। अब राष्ट्रपति को यदि हटाना है तो कौन सी प्रक्रिया लागू होती है? महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है। जबकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को यदि हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लागू होगी, ना कि महाभियोग, याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है और महाभियोग केवल एक ही आधार पर लगाया जाएगा, क्या हो? संविधान के अतिक्रमण पर। 61B के अंतर्गत क्या है? यदि वह राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, अर्थात संविधान का उल्लंघन होने पर ही महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाएगा। ठीक है। लोकसभा और लोकसभा ये जिसमें लाना है, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है तो कितने दिन? 14 दिन पहले उसे सूचना देनी पड़ेगी। इस सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो इसी विषय पर आएगा और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है इस पर आएगा। ठीक है। तो आज हमने राष्ट्रपति पर जितने मेन अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा की है। अनुच्छेद 52 से 61 तक की चर्चा की है। शपथ किस चीज़ की लेते हैं इसकी चर्चा की है। ठीक है। अब इसके बाद हम विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, वीटो पावर राष्ट्रपति का, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो काफ़ी लंबी क्लासें चलेंगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं। राष्ट्रपति एग्ज़ाम में 100% आता है। तो इसका चाहे वो पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे SSC हो, चाहे PCS हो, चाहे IAS हो, राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है इसका। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो जो सीरीज़ है वो पूरी चल रही है। तो आप लोग पुरानी वीडियो अवश्य देखें क्योंकि पुराने वीडियो का जो कंटेंट है बहुत अच्छा है और नोट्स बनाते जाएं। ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो RDS हॉटस्पॉट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।